हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त प्रिंस आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ इंडिया ड्यूरिंग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का पार्ट 3। इस वीडियो में मैं डच और डेन्स के बारे में डिस्कस करूँगा। इससे पहले मैंने पोर्टुगीज़ और इंग्लिश के बारे में पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस किया है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उन वीडियोज़ को देखें और तभी पार्ट 3 पर आएँ। मैं एक प्रॉपर लेक्चर सीरीज लेके आ रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर सीरीज आपकी हेल्प करेगी यूपीएससी प्रिपरेशन में। तो बिना पर टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इंडिया में 5 यूरोपियन पावर्स आई थी, तो उसमें से पोर्टुगीज़, इंग्लिश, डच, डेन्स और फ्रेंच, ये 5 मेजर हैं। लेकिन जो जिनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा वो सिर्फ 3 थी, वो थी पोर्टुगीज़, इंग्लिश और फ्रेंच। ना डच और डेन्स ऐसी जो यूरोपियन पावर थी, इनका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा अपनी कंट्री पर। तो चलो फिर भी इनको देख लेते हैं। बहुत ही छोटे छोटे पार्ट हैं इनके, तब भी इनको हम कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ हमें छोड़ना नहीं है क्योंकि। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं डच की। जो कॉर्नेलिस डे हाउटमन थे माय डियर फ्रेंड्स, वो पहले डचमैन थे जो कि सुमात्रा और बंतम पहुँचे थे 1596 में। ठीक है, सुमात्रा और बंतम आज के टाइम पे आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में आते हैं। ठीक है, तो ये इंडिया के पार्ट नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। इंडिया में कब आए थे वो? इंडिया में आए थे 602 में। कब? उनकी जो कंपनी बनी थी, कौन सी? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। जैसे कि मैंने बताया ब्रिटिश के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वैसे ही डच की कंपनी का नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, जो कि 602 में बनी थी बाय द चार्टर ऑफ डच पार्लियामेंट। अगर आपको चार्टर नहीं पता तो मैंने आपको चार्टर के बारे में पार्ट 2, जिसमें मैंने ब्रिटिश के बताया कि ब्रिटिश की क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर पास किया था, तो उसमें मैंने चार्टर का मतलब बताया था। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को देख के आएँ, तभी मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर सीक्वेंस में आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो चार्टर फिर से बताता हूँ। चार्टर एक बेसिकली एक लॉ होता है या फिर एक एक्ट होता है जो कि हेड ऑफ द स्टेट पास करता है। ठीक है, आज के टाइम पे जो लॉ और एक्ट कहते हैं उस टाइम पे उसे चार्टर कहते थे, जो कि किंग और क्वीन पास करते थे। तो डच पार्लियामेंट में एक चार्टर पास हुआ था जिसके थ्रू यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी नीदरलैंड की। और उसका उस पावर क्या था? वॉर लड़ने का, ट्रिटी बनाने का और फोर्ट्स बनाने का। ये 3 पावर्स उसे दी गई थी। तो फिर उन्होंने आके यहाँ पे क्या की फैक्ट्रीज बनाने स्टार्ट कर दी। ठीक है, फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पे बनी थी? सबसे पहले फैक्ट्री बनी थी हमारे रेफरेंस 605 में मसूलीपट्टनम में, फिर 1610 में पलीकट में, फिर 1616 में सूरत में, फिर 1641 में बिमलीपट्टनम में, 1645 में करिकल में, 1653 में चिंसुरा में, 1658 में नागापट्टनम में और 1663 में कोची में। आपको सारे फैक्ट्रीज याद नहीं करने, आपको सिर्फ एक याद रखना, वो है मसूलीपट्टनम, जो कि 605 में पहला डच फैक्ट्री बना था इंडिया में। ठीक, एक चीज़ और याद रखना, अगर मैंने नाम इसलिए बताया क्योंकि आपको ये बताना चाहता था कि जितनी फैक्ट्रीज थे ना, वो ईस्ट नहीं या वेस्ट नहीं, सिर्फ दोनों साइड थे। दोनों साइड में ये जो कोस्ट थे इंडिया के, दोनों साइड की इनकी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश थी। ठीक, और पॉलिकट जो था इनका मेन सेंटर था इंडिया में, और लेटर इसको रिप्लेस कर दिया क्या? नागापट्टनम में। ठीक है, नागापट्टनम में इनको रिप्लेस कर दिया पॉलिकट को उठा करके मेन सेंटर को। याद रखना, डच क्या करते थे? डच बेसिकली ट्रेड के लिए आए थे। इनका कोई मोटिव नहीं था आपका बाकी चीज़ों करने का। ठीक है, यानी कि रिलीजन को कन्वर्ट करने का, एक कैप्चर करने का इनका कोई मोटिव नहीं था। इनका मोटिव सिर्फ ट्रेड करने का था। इन्होंने क्या किया? इंडिगो मैन्युफैक्चर जो यमुना वैली में होती थी या सेंट्रल इंडिया में जो था, या फिर टेक्सटाइल और सिल्क जो कि बंगाल में, गुजरात में और कोरोमंडल कोस्ट में पाई जाती थी, या फिर आपके सॉल्ट पीटर फ्रॉम बिहार एंड ओपीएम एंड राइस ऑफ द गंगा वैली। ये कुछ चीज़ें थी जो कि इंपोर्ट करते थे यूरोपियन मार्केट में और उन्हें सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करते थे। तो यार इतना ही इनके बारे में। अब बात करते हैं कि डिक्लाइन क्यों हो गया। सबसे बड़ा डिक्लाइन इसलिए हो गया क्योंकि बहुत सारे यूरोपियन पावर थे उस टाइम पे इंडिया में, और सबसे मेजर थी वो थी इंग्लिश, यानी कि एंग्लो, जिसे हम कहते हैं वॉर के तहत। तो एंग्लो डच राइवलरी हुई थी हमारे फ्रेंड्स, और इसके चलते क्या हुआ, जो डच थे उनका जो मोटो था वो इंडिया से हट करके मलय पेनिनसुला में शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो डच लोग थे, उनका मेन मोटो क्या था आपको पता है कि स्पाइसेस कलेक्ट करना, या फिर जो भी आपको मैंने बताया कि इंडिगो मैनुफैक्चर जो होता था उसको लेना, या फिर टेक्सटाइल्स और सिल्क को लेना। तो इनका मोटो ये था, बेसिकली ट्रेड के मोटो से आए थे ये। तो उन्होंने क्या किया ना, जो फोकस है वो इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे बहुत डोमिनेंट थे, तो उन्होंने इंडिया से अपना फोकस हटा करके अपना फोकस इन्होंने मलय आर्पी पे कर लिया। ठीक, ये बैटल ऑफ बडारा इसमें इंपॉर्टेंट है हमारे डिफरेंस। ये बैटल ऑफ बडारा के तहत ही इनकी जो सुप्रीमेसी थी इंडिया में बिल्कुल ख़त्म हो गई। ठीक है, इनके तहत इस बैटल में ही
डच को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा और इंग्लिश ने बुरी तरीके से उनको सफाया कर दिया इंडिया से। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड वॉरफेयर बोथ द पार्टीज कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है। बैटल ऑफ बडारा जो 1759 में स्टार्ट हुआ था, उसमें क्या हुआ तो बहुत ही लंबी वॉर चली। उसके बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया आपस में, उन्होंने डिसाइड किया कि जो जितने भी क्लेम्स थे इंडोनेशिया के, वो सारी की सारी क्लेम्स ब्रिटिश अपने जो हटा लेगा वहाँ से, और जो डच थे वो सारी क्लेम्स अपने इंडिया से हटा लेंगे, यानी कि 50-50 रूल। ब्रिटिश जो थे वो इंडिया पे फोकस हो गया और जो डच थे वो अपने पूरे फोकस इंडोनेशिया पे या मलाया आर्किपेलागो पे वहाँ पे अपना फोकस कर लिया, ठीक है। मैंने आपको जैसे ही पहले बता दिया कि डच का जो मेन फोकस था वो एम्पायर बिल्डिंग में या फिर फोर्ट्स बनाने में नहीं था, उनका मेन कंसर्न था ट्रेड करने में। और उनके जो कमर्शियल इंटरेस्ट थे ना, स्पाइसेस थी या फिर बाकी चीज़ें मैंने बताई, क्योंकि इंडोनेशिया में बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट से लेते थे और अच्छे खासे प्रॉफिट वहाँ से कमा लेते थे यूरोपियन मार्केट में सेल करके। तो ये हमारे फ्रेंड्स ये हो गया डच के बारे में। अब हम बात करते हैं डेन्स के बारे में। डेन बेसिकली आज के टाइम पर डेनमार्क है, ठीक है। डेनमार्क सेटलमेंट्स को उस टाइम पर डेन्स कहते थे। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1616 में एस्टेब्लिश हुई थी और 1620 में इन्होंने पहली फैक्ट्री जो थी ट्रम्बक्वेयर में, यानी कि आज के टाइम में तंजौर है जो, वहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में एस्टेब्लिश की थी, ठीक है। इनका प्रिंसिपल सेटलमेंट जो था हमारे रेफरेंस वो सरमपुर नियर कलकत्ता था। और इन्होंने फैक्ट्री जो थी इनकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, और जो भी इनकी थोड़ी बहुत फैक्ट्रीज वगैरह बनी थी ये उन्होंने सेल कर दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1845 में, ठीक है। और डेन्स आर बेटर नोन फॉर द मिशनरी एक्टिविटीज़ दैन फॉर कॉमर्स। तो डेन्स का मोटो था वो कॉमर्स के लिए इरादे से नहीं आए थे या फोर्स बनाने के इरादे से नहीं आए, तो उनका सिर्फ एक ही मकसद था, उसे मिशनरी एक्टिविटीज यानी कि लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना, क्रिश्चियनिटी को पूरे वर्ल्ड में प्रमोट करना। तो इनका ये मोटो था। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने डच और डेन्स के बारे में डिटेल में बता दिया। ये छोटे छोटे यूरोपियन पावर थे, इनका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है इंडिया में, ठीक है। तो यार इस वीडियो में इतना है, और अगले वीडियो में मैं आपको फ्रेंच के बारे में बताऊँगा और इस तरीके से पहला चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यार अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको upsclover.com, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप वहां से उसकी वेबसाइट को विजिट करके इनके नोट्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।